फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। किस्मत वाली अंतिम भाग। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई और कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। जो लेडी इंस्पेक्टर पूनम का केस हैंडल कर रही थी वो खुद भी परमेश्वर सिंह और उसकी पूरी फैमिली से खुन्नस खाई हुई थी, क्योंकि यह कोई पहला केस नहीं था अनुराग के खिलाफ। पहले भी कई लड़कियों की फैमिली ने अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उन लोगों के दबाव के चलते सभी ने केस वापस ले लिया ताकि उनकी बेटी पर और कोई मुसीबत ना आए। अर्पिता और उसके परिवार की हिम्मत देखकर उस लेडी इंस्पेक्टर को खुशी हुई और उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि आप भी उन्हीं लोगों में से एक होंगी जिन्होंने परमेश्वर सिंह के दबाव के आगे झुककर केस वापस ले लिया। लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि आप अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकती हैं और उसका परिवार किस तरह सपोर्ट कर सकता है। बेटी का नाम बदनाम ना हो, इस डर से लोग पुलिस कंप्लेन तक नहीं करवाते। अर्पिता बोली, माँ हूँ, लेकिन उससे पहले एक औरत भी हूँ। अगर औरत ही औरत का दर्द नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा। अगर आज मैं पीछे हटी तो और ना जाने कितनी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। वो लड़का आगे ना जाने कितनों के साथ इस तरह की हरकत करेगा। अपनी बेटी के जरिए मैं ऐसी कई बेटियों को बचा सकती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर अर्पिता से काफी प्रभावित हुई और अर्पिता के कंधे पर हाथ रखकर वहां से चली गई। कोर्ट केस शुरू होने के कारण परमेश्वर सिंह बुरी तरह से बौखलाए हुए थे। अनुराग को उन्होंने बचपन से ही इतनी ज्यादा छूट दे रखी थी। वो उसके किसी भी हरकत पर डांट लगाना तो दूर, उल्टा उसे सपोर्ट करते। आखिर लड़का है भाई, जो चाहे कर सकता है। इसी सोच ने अनुराग की हरकतों को बढ़ावा दिया और वो गलत रास्ते पर निकल पड़ा। परमेश्वर सिंह ने नेहा को अपने पास बुलाया और उससे बोले, मेरी तो किसी बात का कोई असर नहीं हुआ उन लोगों पर, लेकिन तुम एक औरत हो, तुम जाकर उनसे बात करो, अपने इकलौते बेटे की दुहाई दो, तो शायद वो लोग ये केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाएं। बदले में उन लोगों को जितने पैसे चाहिए उन्हें मिल जाएंगे, इतने मिलेंगे कि जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बेटे को बचाना होगा। तुम्हारा बेटा जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाएगा। क्या यही चाहती हो तुम? देख पाओगे अपने बेटे को इस तरह? नेहा ने कुछ नहीं कहा और कमरे के बाहर निकल गई। उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन था। अपने पति की बात मानते हुए वो सीधा अर्पिता के घर पहुंची। नेहा को अपने घर में देखते ही अर्पिता चौंक गई। सतीश ने देखा तो उन दोनों को ही घर की छत पर भेज दिया ताकि उन दोनों के बीच होने वाली कोई भी बात किसी के कानों तक ना पहुंचे। अर्पिता ने अपने दोनों बाजुओं को फोल्ड किया और नेहा के सामने खड़ी होकर बोली, अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? अपने पति की तरह तुम भी कोई ऑफर लेकर आई हो? नेहा बोली, नहीं अर्पिता, मैं कोई ऑफर लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि उस झूठ से पर्दा उठाने आई हूँ जो मैंने तुमसे बोला, वो धोखा जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। अर्पिता, अनुराग तुम्हारा बेटा है, उसे तुमने जन्म दिया है। अपने बेटे को तुम जेल भेजना चाहती हो? अर्पिता तीखी हंसी हंसते हुए बोली, अनुराग मेरा बेटा है? चलो ये तो तुमने बता दिया, लेकिन ये कैसे भूल गई कि पूनम भी मेरी ही बेटी है? भले ही उसे तुमने जन्म दिया हो, तुम्हारी गलती नहीं है। हमारा समाज ही ऐसा है, ये सिर्फ बेटों को याद रखता है, बेटियों को भुला दिया जाता है। जब तुम्हें याद नहीं कि पूनम को तुमने जन्म दिया है, तो फिर मैं ये उम्मीद कैसे करूं कि तुम मेरी पूनम के लिए आवाज उठाओगी? और तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे पता नहीं? पूनम जब बड़ी हुई, जब उसके रूप रंग निखर कर आए, तभी मैं समझ गई थी। मैं तो क्या, सतीश भी ये बात जानती हैं, क्योंकि पूनम बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता अनुराग को किसने जन्म दिया? सतीश बिल्कुल सही बोल रहे थे। वो लड़का हमारा बेटा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा प्रतीक औरतों की इज्जत करना जानता है। तुम्हारे बेटे की तरह नहीं, जिसके रगों में खून की जगह सिर्फ अय्याशी दौड़ती है। तुम्हारी बात अगर खत्म हो गई हो तो तुम जा सकती हो। वैसे भी इतनी देर रात तक हम अपने घर का दरवाजा खुला नहीं रखते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों घर के अंदर होते हैं। आपसे मिलकर हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, मिसेस नेहा सिंह। नेहा से वहाँ और रुका नहीं गया। अर्पिता का ऐसा व्यवहार देखकर वो वहाँ से निकल गई। सतीश अर्पिता को गले लगाते हुए बोला, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने पूनम का साथ दिया। खून के रिश्ते से बड़ा प्यार का रिश्ता होता है।
नेहा हार कर घर वापस आई और मंदिर में बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। कल बहुत कुछ होने वाला था। कल कोर्ट की तारीख थी। जिस बेटे को इतने नाजों से पाला था उसे सजा हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगी। लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि पूनम भी तो उसकी ही बेटी है, उसकी अपनी बेटी, और अर्पिता उसकी बेटी की खातिर अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ी है। ये सोचकर ही नेहा को बहुत अजीब लग रहा था। अपने ख्यालों में नेहा इस कदर उलझी हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ उसकी साड़ी का पल्लू मंदिर में रखे दिए की लो को छू गया और पल्लू ने आग पकड़ ली। घर की एक नौकरानी ने देखा तो भागते हुए आई और जल्दी से उसकी आंचल का आग बुझाते हुए बोली, देखकर मालकिन, भगवान की भक्ति में ऐसे भी ना खो जाओ कि अपनी सुध बुध ही ना रहे। भगवान से अपने मन की बात कहना अलग बात है, लेकिन उनसे कुछ उम्मीद करना दूसरी बात। अभी आंचल ने आग पकड़ ली थी। कुछ हो जाता तो भगवान नहीं आते आपको बचाने के लिए। हम और आपको ही कुछ करना पड़ता है। भगवान किसी को भेजते हैं, वो खुद नहीं आते। हमें अपनी रक्षा खुद करनी होती है, चाहे जानवरों से हो या चाहे इंसानों से या फिर अपनों से। उस नौकरानी ने ये सारी बातें यूं ही कही थी या फिर उसकी बातों के पीछे कोई मतलब था, यो तो वो ही जाने। लेकिन उसकी बातों ने नेहा को बहुत कुछ समझा दिया। कोर्ट केस शुरू हुआ और साथ ही दोनों के वकीलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। अनुराग इस वक्त अग्रिम जमानत पर था, इसीलिए बड़े आराम से अपने पापा की गाड़ी में कोर्ट पहुंचा। उसके चेहरे पर जरा भी अपराध बोध के निशान नहीं थे। उसे देखकर जरा सा भी ये नहीं लग रहा था कि उसने कोई गलती की है। पूनम ने जब उसे देखा तो उसने अर्पिता का हाथ पकड़ लिया। उसके पीछे सतीश खड़ा था और प्रतीक ने आकर उसका कंधा पकड़ लिया। एक पूरा परिवार अपनी बेटी के साथ खड़ा था। पूनम को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अनुराग ने उसके मन में कुछ इस कदर डर बैठा दिया था कि वो चाहकर भी उस डर को निकाल नहीं पा रही थी। अनुराग के वकील ने न सिर्फ पूनम पर बल्कि उसके पूरे परिवार पर राइवलरी का आरोप लगाया, लेकिन पूनम के वकील ने काफी सबूत जुटा रखे थे। उन्होंने एक एक कर सारे सबूत कोर्ट के सामने रखने शुरू कर दिए। किस तरह अनुराग ने पहली बार पूनम के साथ बदतमीजी की थी। रेस्ट रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज इस बात का सबूत था। साथ ही कुछ और परिवार भी थे जिन्हें अनुराग से शिकायत थी। उन लोगों ने भी कटघरे में खड़े होकर अनुराग के खिलाफ गवाही दी। परमेश्वर सिंह को वकील साहब ने तसल्ली दी थी कि उनका केस काफी मजबूत है। अगर ना भी हुआ तो भी वो किसी न किसी तरह बात को घुमा ही देंगे। पूनम जख्मी हालत में अनुराग के दोस्त के फार्म हाउस पर मिली थी और ये बात अनुराग के पक्ष में जा रही थी। वकील ने इस बात को भुनाना चाहा। अनुराग का वो दोस्त वहीं पर मौजूद था। वो एकदम से चिल्लाया, नहीं जज साहब, वो मेरा फार्म हाउस जरूर है, लेकिन उसकी चाबी अनुराग के पास थी और ये मैं साबित कर सकता हूँ। हमारे फार्म हाउस के बाहर भी सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं। उसमें आप साफ देख सकते हैं कि अनुराग पूनम को वहाँ जबरदस्ती लेकर आया था। परमेश्वर सिंह ने सर पकड़ लिया और उसने घूर कर अनुराग के उस दोस्त की तरफ देखा। अब अनुराग के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी थी, क्योंकि उसके पिता इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। वकील साहब ने दूसरा दाव चला और बोले, जज साहब, अगर मेरे मुवक्किल में इंसानियत बाकी नहीं होती तो इस लड़की का रेप जरूर हुआ होता। जो हुआ इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच कोई आपसी रंजिश थी। जरूर उस लड़की ने ऐसा कुछ किया होगा, कोई ऐसी हरकत की होगी जिस वजह से मेरे मुवक्किल को गुस्सा आया। अगर वो इस तरह के इंसान होते तो सिर्फ मारपीट नहीं करते बल्कि और भी बहुत कुछ करते। वैसे भी मेरे मुवक्किल की उम्र 18 साल अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए उन पर दया दिखाई जाए। कहते हुए वकील साहब ने अनुराग के पुराने सारे नकली सर्टिफिकेट जज साहब के सामने पेश कर दिए। वकील की बात सुनते ही अर्पिता गुस्से में उठी और बोली, नहीं जज साहब, अनुराग की उम्र उतनी ही है जितनी पूनम की है। जज साहब ने अर्पिता को बैठने के लिए बोल दिया। वकील साहब उल्टा अर्पिता पर ही अपनी बेटी को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया और ये कोर्ट में साबित करने लगे कि बिजनेस में दुश्मनी होने के कारण अर्पिता और सतीश ने अपनी बेटी पूनम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और अनुराग के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच डाली। ऐसे कई तरह के इल्जाम और उनसे जुड़े कुछ झूठे सबूत भी उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिए। इस केस में पूनम का फोन बड़ा सबूत था, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसे गायब कर दिया गया था। केस को अपने पक्ष में जाता देख परमेश्वर सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
जज साहब ने भी अनुराग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, अनुराग ने जो भी किया, भले ही वह किसी के उकसावे से किया हो, लेकिन औरत पर इस तरह हाथ उठाना, उसके साथ इस तरह की हिंसा करना कानूनन अपराध है। चाहे जो हो, अनुराग को इसका हर्जाना और सजा दोनों से गुजरना होगा। कहते हुए उन्होंने जैसे ही अपना फैसला सुनाना चाहा, नेहा एकदम से उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, रुकिए जज साहब, अभी मुझे भी कुछ कहना है। जज साहब के कहने पर नेहा ने कटघरे में आकर बोलना शुरू किया, कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके सामने जो सारे दस्तावेज पेश किए गए हैं वो सारे झूठे हैं। अनुराग की उम्र उतनी ही है जितनी पूनम की है, क्योंकि वह दोनों एक ही दिन, एक ही समय पर, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। नेहा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। आखिर नेहा कहना क्या चाहती थी और उसे कैसे पता? जज साहब ने सवाल किया तो नेहा बोली, जज साहब, हमारे वकील एक माँ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को मेरे बेटे के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन सच तो कुछ और है। बात को हाथ से निकलता देख परमेश्वर सिंह ने उठकर कहा, जज साहब, मेरी पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अदालत का वक्त जाया कर रही है। नेहा गुस्से में फुफार उठी, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है परमेश्वर सिंह, अगर आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो शांति से बैठे रहो। फिर वो वकील साहब की तरफ देखकर बोली, आपने एक माँ पर इल्जाम लगाया है ना, जानते क्या हैं आप उसके बारे में? जो अपने ही बेटे के खिलाफ खड़ी हो जाए वो माँ कैसी हो सकती है? औरत के सम्मान के लिए, सच्चाई के लिए एक माँ अगर अपने ही बेटे को सजा दिलवाना चाहती है तो वो माँ गलत कैसे हो सकती है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ जज साहब, मुझे कैसे पता कि पूनम और अनुराग एक ही दिन, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए? मैं बताती हूँ आपको सारी सच्चाई। बरसों पहले जब मैं पहली बार पेट से थी, उस वक्त मेरी कोख में ही मेरे बच्चे को मार दिया गया, क्योंकि वो एक लड़की थी। दूसरी बार मैं अपने ससुराल से दूर अपनी मायके में रही, इसीलिए अपने बच्चे को जन्म दे पाई। हर पल मैं भगवान से यही मांगती थी कि भगवान मुझे बेटी मत देना, वरना उसका अपना बाप उसकी जान ले लेगा। लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। अर्पिता भी उसी हॉस्पिटल में थी और मैं उसे जानती थी। उसने 2 बेटों को जन्म दिया था, जुड़वा बेटे। इस बात की खबर मुझे बहुत पहले लग गई थी, जब नर्स आपस में बात कर रही थी कि अर्पिता को जुड़वा बेटे होने वाले हैं। मैंने उसको पैसे दिए कि बस वह मुझे अर्पिता का एक बच्चा ला कर दे, और इस तरह मैंने पैसों के बल पर अपनी बेटी को अर्पिता की गोद में रख दिया और उसका बेटा अपने साथ ले आई। हाँ जज साहब, वो माँ मेरी बेटी के लिए अपने बेटे के खिलाफ खड़ी है। अनुराग अर्पिता का बेटा है और पूनम मेरी बेटी है। सच जानते हुए भी उस माँ ने मेरी बेटी का साथ दिया। ऐसा क्यों होता है जज साहब? क्या बेटियां समाज के लिए जरूरी नहीं है? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं? क्या लड़के भगवान का अवतार है? लड़कियां कुछ नहीं होती? जिस तरह बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है, क्या लड़के अपने बाप की कोख से पैदा होते हैं? नहीं ना, उन्हें भी जन्म लेने के लिए औरत की जरूरत होती है। परमेश्वर सिंह, अगर तुम्हारी माँ को भी पैदा होने से पहले मार दिया गया होता तो तुम कहाँ से पैदा होते? मेरे लिए तुम उसी दिन मर गए थे जब तुमने मेरी बच्ची की जान ली थी। मैं तो बस अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस सब में सारा दोष मर्दों का नहीं है। मर्दों का नजरिया कौन बदलता है? एक औरत ही बदलती है। दूसरी औरतों के बारे में गॉसिप औरतें ही करती हैं। बचपन से जो माहौल एक लड़के को मिलता है वो वही तो सीखता है। अगर घर में औरतों को सम्मान मिले तो लड़के बाहर भी हर किसी को सम्मान से ही देखते हैं। लेकिन जिस घर में बहू बेटियों को एक नौकर बनाकर रख दिया जाए, बात बात पर उसे जलील किया जाए, तो उस घर का बेटा ऐसी ही हरकत करता है। सीख हमें पूरी दुनिया देती है, लेकिन संस्कार हमें घर से मिलते हैं। मैं अर्पिता के बेटे को वो संस्कार नहीं दे पाई जो अर्पिता ने अपने बेटे को दिए। प्रतीक और अनुराग दोनों सगे भाई हैं, लेकिन उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये फर्क आया कैसे? इसीलिए क्योंकि दोनों परिवारों में भी जमीन आसमान का फर्क है। सतीश अपनी पत्नी को अपने बराबर का दर्जा देते हैं, और मेरे पति, वो तो मेरे पति हैं ही नहीं। मैं पूछती हूँ जज साहब, क्या हम औरतों का कोई वजूद नहीं है? क्या हम औरतें भी इंसान नहीं होती हैं? हम कोई जानवर है जिसे किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए और हमारा काम है बस दूसरों की सेवा करना? भगवान ने तो हमें मर्दों के बराबर ही बनाया है। यहाँ तक कि प्रकृति को पुरुष से ऊपर रखा गया है। माँ का दर्जा हमेशा ऊपर होता है, तो फिर उसी स्त्री को इतना तिरस्कार क्यों किया जाता है?
एक लड़की जब अपनी माँ की कोख में होती है तब से उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, कभी उसके पिता से, कभी अपनों से, कभी दुनिया से। मरते दम तक उसे अपने दामन बचा कर रखना होता है, फिर चाहे उसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, खुद को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। हमारा जीवन हमारे लिए होता ही नहीं है, हमारा काम है मर्दों की गुलामी करो। आखिर क्यों? बेटे भाग्य से जन्म लेते हैं और बेटियां किस्मत से। मैं वो किस्मत वाली माँ हूँ जिसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उतनी ही बड़ी दुर्भाग्यशाली भी हूँ क्योंकि मेरी किस्मत अर्पिता के घर में पल रही है। जो लोग ये कहते हैं कि वंश बेटों से चलता है, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर वंश बेटों से चलता है तो फिर बहुओं का क्या काम? अपने बेटे के लिए लड़कियां क्यों ढूंढते हैं फिर वो लोग? लड़के ही ढूंढ लिया करो। परमेश्वर सिंह, इतना कुछ होने के बाद मैं भी देखती हूँ कि आपके घर में कौन अपनी बेटी देना चाहेगा। आपको क्या लगता है आपके इरादे मुझे नहीं पता? आपने कहा और मैं अपने बेटे की दुहाई देने अर्पिता के घर चली गई। ये आपकी गलत फहमी है। जिस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए आपके वकील साहब तरह तरह के उपाय दे रहे थे, वो सुनकर ही एक माँ का कलेजा कांप गया। अपने वकील साहब के उपायों पर अमल करने से पहले इतना जान लीजिए कि जिस लड़की को अपने रास्ते का पत्थर समझ रही है ना, वह आपकी करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिश है। आपकी इकलौती संतान है वो, आपकी बेटी पूनम। अब आप क्या करेंगे? अब भी अपनी बेटी के खिलाफ बातें करेंगे या उसे जान से मार डालेंगे, जैसे मेरी पहली बच्ची को मार डाला? जज साहब, हाँ, मैंने गुनाह किया है। गुनाह किया एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखकर, लेकिन मैं क्या करती? सतीश की बातों से मैं इतना तो समझ गई थी कि उन्हें लड़का हो या लड़की इससे कोई मतलब नहीं। मैं चाहती तो अपनी बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में भी छोड़ सकती थी या फिर हॉस्पिटल में छोड़कर चली जाती, लेकिन उसका भविष्य क्या होता? अर्पिता के 2 बेटे थे, एक मैंने ले लिया और अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए उसे अर्पिता के हाथों सौंप दिया बिना उसकी जानकारी के। मैं माँ हूँ जज साहब। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वो दोनों ही बच्चे मेरे हैं और उतने ही अर्पिता और सतीश के भी। जो रिश्ता मेरा उन दोनों से है वो रिश्ता उनका भी है। पूनम का जो फोन पुलिस स्टेशन से गायब हुआ था वो मेरे पास है और अनुराग का फोन भी। कहते हुए नेहा ने दोनों फोन अपने पास से निकाले और उसमें हुई सारी कॉल रिकॉर्डिंग खोलकर सबके सामने रख दी। उन सारी कॉल रिकॉर्डिंग से इतना तो समझ में आ गया कि अनुराग पूनम के पीछे पड़ा था और पूनम के साथ जो भी हुआ वो अनुराग ने जानबूझकर किया था। नेहा बोली, जितनी गलती अनुराग की है उससे कहीं ज्यादा मेरी और उसके पिता की है। अर्पिता ने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं जो मैं नहीं दे पाई, और परमेश्वर सिंह, वो तो कभी एक पिता बन ही नहीं पाए। पिता का काम बढ़ावा देना नहीं होता, बल्कि बच्चों पर अंकुश लगाना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना और उससे एक अच्छा इंसान बनाना होता है। जब वो खुद एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैं प्रणाम करती हूँ अर्पिता को, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई जो मैं नहीं कर पाई। एक अनपढ़ नौकरानी ने मुझे वो सीख दे दी जो जिंदगी मुझे नहीं सिखा पाई। अब फैसला आपके हाथ में है जज साहब। सच की जीत हो, क्योंकि 2 माँ तो हार ही गई। कहते हुए नेहा वहीं रो पड़ी। अर्पिता और सतीश की आंखों में भी आंसू थे। पूनम और प्रतीक हैरानी से अपने माँ पापा को देखे जा रहे थे। वहीं अनुराग की हैरानी का कोई ठिकाना ना था। जिस प्रतीक से उसका 36 का आंकड़ा रहा वो उसका सगा भाई था, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। सारे सबूत, सारे गवाह जज के सामने थे। अब सब कुछ साफ था। जज साहब ने फैसला पूनम के हक में सुनाया और अनुराग को सजा हो गई, साथ में उनके वकील को भी। अर्पिता और नेहा मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे। अर्पिता की सास अब काफी हद तक बदल चुकी हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूनम अर्पिता और सतीश के साथ घर वापस आ गई और वापस से अपनी पढ़ाई में लग गई। सब कुछ भूलकर उसने अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखा और आखिर में एक बेहतरीन डॉक्टर बनने की राह पर निकल पड़ी। परमेश्वर सिंह सालों बाद भी अपनी बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। अनुराग जेल में था और नेहा कभी कभी उनसे मिलने चली जाती, लेकिन पूनम को वो दूर से ही देख लेती। ना पूनम को और ना ही उसके परिवार को नेहा से कोई मतलब था। उन लोगों के लिए उस घर का एक ही बेटा था, वो था प्रतीक, और पूनम उनकी लाडली। कुछ भी नहीं बदला था, बस बदलनी थी तो समाज की सोच, खासकर उन औरतों की जो सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जत ठगना जानती हैं। अर्पिता को अपनी बेटी के लिए अब एक ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो उसकी बेटी से प्यार भी करे और उसका सम्मान भी करे।
कैसे लगी आप लोगों को ये कहानी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी बहुत सारी कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।